आज हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस टॉपिक से अगर देखा जाए जो चैप्टर है आनुवंशिकता, इससे 4 से 5 नंबर पर प्रश्न जो होंगे 100% आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी दे देते हैं आपको। आनुवंशिकता किससे कहते हैं? ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेरेडिटी। क्या कहा जाता है? हेरेडिटी। ठीक, और एक होता है इनहेरिटेंस, जिसको कहते हैं वंशागति, यानी लक्षणों का संचरण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको यानी लक्षणों का संचरण ही क्या कहलाता है? वंशागति। अगर यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाए? रिपीट होने लगे, ठीक है, वंशागत होने लगे, तो इसको कहेंगे आनुवांशिकता। ठीक, या दूसरा कह सकते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं जो सामाजिक उदाहरण है और आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और पैदा होते ही गांव के आसपास के या घर के या मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं? बच्चे की आंख पापा पर गया है, ठीक है, बच्चे की नाक जो है मम्मी पर गया है, बच्चे का ओठ इन पर गया है, और कुछ कहेंगे ये तो मम्मी पर ही नहीं गया, पापा पर ही नहीं गया। ठीक है, ये आपने सुना होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? जनक। जनक का मतलब हो गया माता पिता। और ठीक है, माता पिता से, ठीक है, माता पिता का ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बच्चे का कंपेयर कर क्या कर रहे हैं? आंख किस पर गया? पापा पर। ठीक है, आंख। नाक किस पर गया? मम्मी पर। ओठ किस पर गया? मम्मी पर। रंग किस पर गया? पापा पर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? यानी जनक यानी माता पिता का संतति के लक्षणों का यानी गुण और विभिन्नताओं का समानता प्रदर्शित करना ही आनुवांशिकता कहलाता है। देखिए, आप ये करते थे, आनुवांशिकता इसी को कहा जाता है, यानी समानता, यानी उसके गुणों का है, गुणों का यानी जो मिल रहे हैं, आंखों का कलर, नाक, लिप्स, ओठ, हाइट, कलर, ये सब मिलते हैं। ये हम क्या, उसके गुणों का कुछ नहीं मिलते, विभिन्नताओं का क्या हो गया? यहाँ पर हम क्या करते हैं? समानता प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टॉपिक आ जाएगा, आनुवांशिकता और वंशागत यानी विभिन्नताओं का अध्ययन जो कहते हैं, सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स को हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स को। और इसी जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम दिया था, ठीक है, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा दिया था स्वतंत्र अभिवन का नियम। इन्होंने अपना रिसर्च किस पौधे पर किया था? इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर, जिसको कहा जाता है गार्डन पी, या उसका बॉटनिकल नेम पेपर में आया, बोर्ड परीक्षा में लिख लीजिएगा, पाइसम सेटाइवम। ठीक, ये पूछा गया। और मेंडल की इसी तीनों नियम पर इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रश्नों को हम हल करेंगे विद कॉन्सेप्ट, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना यहाँ से 100% होती है। देखिए, ऑलरेडी मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, तो थोड़ी जानकारी दे दिया, यहाँ पर लिख रखा हूं। और ये मेंडल के नियम पर 3 नियम, प्रभाविता का नियम हो गया, ठीक है, पृथक्करण का और स्वतंत्र अभिवन का नियम, इन्हीं तीनों नियम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आइए पहला प्रश्न को हम रीड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया प्रश्न, मेंडल के प्रयोग, मेंडल के एक प्रयोग में, ठीक है, मेंडल ने एक प्रयोग किया, उनके एक प्रयोग में मटर, यहां लिखा लंबे मटर के पौधे, कैसे पौधे? लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, कैसे रंग के पुष्प थे? यानी जो पौधे लंबे थे उनमें पुष्प कैसे लगे थे? बैंगनी रंग के पुष्प थे। का, लिखा है का, संकरण, लिखा है संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे, यहाँ पर लिखा बौने पौधे और यहाँ पर लिखा सफेद पुष्प थे। संकरण का मतलब होता है क्रॉस कराया गया। अब यहाँ पर क्रॉस किसे कराया गया? 2 पौधे, यानी लंबे मटर के पौधे जिनमें, सॉरी, जिनके बैंगनी पुष्प थे, का संकरण का मतलब क्रॉस कराया गया किससे? बौने पौधे जिनमें क्या? जिनके सफेद पुष्प थे। ये बात समझ में आया? आगे क्या कह रहा है? से कराया गया है इनकी संतति, यानी क्रॉस कराने के बाद जो डॉटर प्राप्त हुआ, डॉटर सेल्स या कोशिकाएं या जो भी प्राप्त हुआ है, इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे। यानी सभी पौधों में पुष्प कैसे थे? यहाँ एक शब्द दिया, सभी पौधों में पुष्प
बैगनी रंग के थे। आगे दिया परंतु, एक शब्द आ गया परंतु, उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। ऑप्शन आपको दिया गया 4 ये, तो इसको हम ऐसे आप पढ़ लिया और कर लिया, ठीक, वो रट लिया। लेकिन ये प्रश्न में क्या कह रहा है, मेंडल के किस नियम पर ये प्रश्न आधारित है, इसको विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तो जब बार बार ये प्रश्न आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, खुद को भी आएगा, दूसरे को भी आप जानकारी देंगे। तो मेंडल के प्रयोग के अनुसार ये प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। मेंडल के प्रयोग में क्या कह रहा है, लंबे मटर के पौधे, तो आपको यहां लिखिए लंबे मटर के पौधे, जिनमें क्या दे रहा है, जिनके कैसे पुष्प इसमें थे, बैगनी रंग के थे, बैगनी पुष्प थे। ये बात समझ में आए। का संकरण, दूसरा दे रहा बौने पौधे, दूसरे तरफ दे रहा है बौने, बौने मटर के पौधे, जिनके कैसे पुष्प थे, जिनके सफेद, यहां पर दिया है सफेद पुष्प थे, सफेद पुष्प। इतनी बात समझ में आया। ठीक, एक शब्द यहां पर दिया है संकरण, तो संकरण का मतलब होता है इनके बीच में क्रॉस। ठीक, इनके बीच क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। ठीक है, इसी को संकरण कहा जाता है। इतना आया। इनकी संतति के सभी पौधे बैगनी। अब इसको क्या दे रहा है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा और समझते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो इसको हम रखेंगे लंबे को, ठीक है, इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी से, किससे, कैपिटल टी, लंबे मटर के पौधे, और जबकि बैगनी पुष्प को हम कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे, और ये डबल डबल लेंगे। ओके, इसी तरह इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्मॉल टी से, यानी बौने मटर के पौधे हैं तो स्मॉल टी से, और सफेद पुष्प है तो इसमें कैपिटल डब्ल्यू है तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू। यह मेंडल के किस नियम पर आधारित है, यह प्रश्न मेंडल के द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है, द्विसंकर क्रॉस, याद रखिएगा, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। यह प्रश्न जो दिया गया द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यानी इसमें मटर, इसमें मेंडल ने, मटर नहीं, इसमें मेंडल ने क्या किया था, इसमें दो लक्षण लिया था। एक लंबे मटर, यानी पौधा कैसा था, लंबा था, साथ में बैगनी पुष्प था, जबकि दूसरा पौधा कैसा था, बौना था, जबकि पुष्प कैसा था, सफेद था। तो दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करना, ये जो था ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। ठीक है, मेंडल ने दिए एक संकर क्रॉस, द्विसंकर, तो ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब क्रॉस कराया तो हम इसका क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब क्रॉस कराएंगे तो गैमेट बनाएंगे आप, तो गैमेट जो आपका बनेगा यहां से, तो एक टी ले लेंगे, एक यहां से आएगा और एक यहां से, कैपिटल डब्ल्यू। ओके, ये बात समझ में आया। दूसरा यहां से गैमेट बनाएंगे, एक स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। जब इनके बीच में आप क्रॉस कराओगे, ठीक, तो जब भी क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये जो प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो भी पौधा प्राप्त होते हैं सभी के सभी लंबे होते हैं और बैगनी पुष्प वाले होते हैं। यहाँ पर जो भी ये पौधा प्राप्त हुआ ये क्या थे, सभी लंबे थे। क्या थे, सभी लंबे, और इसमें पुष्प क्या थे, सभी में बैगनी पुष्प था, बैगनी पुष्प। ये तो यहां तक का प्रश्न क्रॉस कराया गया, यहां तक का था। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे। यहां तक तो ये बात सही समझ में आता है कि इसके ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में ये कोई ऑप्शन नहीं है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू कोई नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर बदल दिया है, समझिए आगे। एक दिया परंतु, जहां भी किंतु परंतु होगा आप समझिएगा कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है।
तो यहाँ पर भी इस प्रश्न में क्या है, गड़बड़ है बहुत। देखिए क्या कह दिया है, उनमें से लगभग, एक शब्द दिया आधे, ठीक है, आधे बौने थे। यानी जो पौधे यहाँ पर दे रहा है, इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, यानी सभी में बैंगनी रंग होगा, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है कि उनमें से आधे जो पौधे होंगे मटर के वो बौने होंगे, जबकि यहाँ पर सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। तो अब यहाँ से प्रश्न जो होगा बदल जाता है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की अनुवांशिक रचना निम्न में से थी। अब यहाँ से प्रश्न परंतु लगने के बाद अब प्रश्न जो सॉल्व होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ये क्यों बताया, इससे रिलेटेड अभी बताता हूं कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बात समझिएगा, एक टर्म आएगा कैपिटल टी आ रहा है, दो कैपिटल टी, ये लंबे मटर के पौधे, और कैपिटल डब्ल्यू ये बैंगनी पुष्प को इंडिकेट करता है, डायरेक्ट समझिएगा। और स्मॉल टी जो दिया गया है ये बौने मटर को, जबकि स्मॉल डब्ल्यू ये सफेद पुष्प को इंडिकेट करता है। लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पर कि लगभग आधे पौधे कैसे बौने हों। ठीक, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू दिया है, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बताया है कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू, तो ये लंबे मटर के पौधे होंगे, जबकि बैगनी पुष्प तो सही है लेकिन सभी पौधे यहाँ पर लंबे होंगे। ठीक, इसका क्रॉस जब इससे आप कराओगे, यानी जो ये वाला है, ये जितने ऑप्शन दिए है इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, क्योंकि ये जो पौधे होंगे इसके जगह पर इसको रखेंगे, इसको रख के यहाँ पे क्रॉस कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब इसका क्रॉस आप इससे कराओगे तो सभी पौधे लंबे होंगे, बौने नहीं होंगे। यहाँ पर दिया आधे, आधे का मतलब 50% बौने, तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट इसी तरह गलत हो गया। दूसरा दिया है कैपिटल टी, सही है, यहाँ पे पौधे तो लंबे हो रहे हैं, और पुष्प यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू दिया है, तो सभी सफेद होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें पुष्प कैसा दिया है, सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के हों, यहाँ पर तो सफेद है। स्मॉल डब्ल्यू जो होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये सफेद पुष्प को। तीसरा आपको दिया है कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। कैसे होगा इसको देखते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन समझेंगे ये ऑप्शन कैसे सही होगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, जैसे तीसरा दिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरा दिया कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको यहाँ पर रख के इससे क्रॉस कराएंगे, हम डायरेक्ट यहीं पर क्रॉस करा रहे हैं। इसका पहले क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे, दोनों के साथ, फिर कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू के साथ आप क्रॉस कराओगे। जब क्रॉस कराओगे आप तो पहले कैपिटल टी का करते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इसका क्रॉस पहले इस टी वाले के साथ फिर दूसरे टी के साथ। ओके, टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, ये समझ में आ गया। फिर स्मॉल टी के साथ आप कराओगे तो इसमें स्मॉल टी आएगा और दूसरा भी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ टी हो, फिर इसका क्रॉस कराओगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, राइट। अब डब्लू बचा, अब डब्लू का क्रॉस इस डब्लू के साथ कराएंगे। जब डब्लू का क्रॉस उस डब्लू के साथ आप कराओगे तो क्या आएगा, एक डब्लू का, तो कैपिटल डब्लू आएगा, फिर स्मॉल डब्लू आएगा। फिर दूसरे का क्रॉस कराओगे कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, फिर इसी तरह कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। इसको हम कराएंगे तो चेकर बोर्ड जब बनाएंगे तो 16 बनेंगे, इस तरह आपको आंसर जो होगा सही नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, अब आपका आंसर कैसे हो गया, प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो गया। अब यहाँ पर दिया था कि सभी पौधों में पुष्प बैंगनी हो, तो देखो बैंगनी का मतलब हो गया जिसमें कैपिटल डब्लू आएगा। ठीक है, वो सभी पौधे जो होंगे वो पौधों में पुष्प कैसे लगे, बैंगनी रंग का, क्योंकि यहाँ पर मैं जब बताया था कि सभी पौधे लंबे हैं और सभी में कैसे पुष्प है, बैंगनी रंग के पुष्प है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डब्लू आया है, और डब्लू कैपिटल जो है ये प्रभावित है, अपने आप को क्या कर रहा, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो इस वजह से यहाँ पर सभी डब्लू जो होगा, जहां जहां कैपिटल आएगा उनमें पुष्प कैसा लगेगा, बैंगनी रंग का। ठीक, तो ये सभी पौधे जो है बैंगनी रंग के हो गए, परंतु उनमें से आधे जो होंगे पौधे कैसे होंगे, बौने होंगे, बौने भी हैं। देखिए एक टी और ये टी, ये दो जो आए हैं ये आपके लंबे हैं, जबकि ये दो आए हैं ये क्या हैं,
बौने हैं। तो 50% आपके पौधे बौने होंगे, लेकिन इसमें पुष्प कैसे हैं? बैंगनी पुष्प हैं। इनमें कैसे पुष्प लग रहे हैं? बैंगनी लग रहे हैं। ठीक। और ये 50% पौधे कैसे हैं? ये जो 50% आपको दिया है ये भी लंबे हैं, लेकिन इनमें पुष्प कैसा लग रहा है? बैंगनी लग रहा है। ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये तीसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह ये सही होगा। चौथा भी देख लेते हैं कि ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। यहाँ पर तो 50% लंबे और 50% हमें बौने पौधे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिया स्मॉल डब्लू डब्लू, और इसके वजह से हमें बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि स्मॉल डब्लू किसको प्रमोट करेगा? सफेद पुष्प वाले। ठीक। इस प्रकार से ये ऑप्शन चौथा भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी तीसरा आपका सही है, और एक कॉन्सेप्ट है द्विसंकर क्रॉस पर यह नियम आधारित है। और किस तरह, आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। यह भी आपको मेंडल के नियम से रिलेटेड है। इसको समझिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रश्न है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। दिया गया है, एक अध्ययन से, ठीक, क्या है, पता चला है कि, एक अध्ययन से पता चला कि, ठीक, हल्के रंग की, एक पॉइंट यहां पर है, हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के, पॉइंट याद रखिए, हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक यानी माता पिता की आंखों की आंखें भी हल्के रंग की होती है। प्रश्न को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है क्या? यानी बच्चों का अध्ययन करने पर, ठीक है, यानी हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के, देखिए यहां पर दिया है, ठीक, होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपनी उत्तर की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया, टेक्निकल प्रश्न है। अगर प्रश्न की शैली अगर आप समझ गए, ठीक है, मेंडल का नियम आपने पढ़ा, तीनों नियम, और ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर ये आपकी जानकारी है, समझ है, तो गारंटी है उत्तर आप लिख लोगे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो प्रश्न इजी है। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में ही, इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में छुपा हुआ है, और थोड़ी सी जानकारी भी आपको होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप को रिलेट कर लेते हैं मेंडल के नियम से, तो आप इसका उत्तर चुटकियों में आप कर सकते हैं। ठीक, कैसे, इसको आइए समझते हैं। पहली बात तो हमने यहाँ लिख लिया, हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के, यानी अध्ययन किया गया, एक अध्ययन में पता चला, यानी किसका अध्ययन किया गया? हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों का। और बच्चों का अध्ययन करने से यह कहा गया कि हल्के रंग, यहाँ पर हल्के रंग के आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती है, यानी बच्चों के आंखों का अध्ययन किया गया, और इससे अनुमान लगाया गया कि इनके जनक, जनक यानी माता पिता, यानी जो भी बच्चे का माता पिता होगा उसकी आंखें भी क्या थी? हल्के रंग की थी। उसकी आंखें भी हल्के रंग की, हल्के रंग की होती है। पहले प्रश्न समझिए, किसी ने आपकी आंखें या मेरी आंखें देखकर बताया कि मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। ठीक है, अगर मेरी आंखें ब्राउन कलर की है तो मेरी आंखों का रंग देखकर यह अनुमान कह सकता है कि ब्राउन आंखें, यानी मेरे माता पिता की आंखें भी कैसी होगी? ब्राउन रंग की होगी। ये बात समझिएगा। या आपकी आंखें नीली रंग की है तो यह अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है कि आपके माता पिता की आंखें भी नीली रंग की हो। ठीक है, यह अध्ययन में कहा जा रहा है।
तो क्या ये सही है? और करने के बाद इसमें प्रश्न में जोड़ दे रहा है कि इसके आधार पर, ठीक, मैंने कहा मेरी आंखें कैसी है, ब्राउन रंग की, तो मेरे माता पिता की भी आंखें कैसी होगी, ब्राउन रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी, प्रभावी यानी प्रभाविता का नियम आना चाहिए। पूछा गया है प्रभावी अथवा अप्रभावी। प्रभाविता के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो मेंडल ने क्या बताया था, जैसे मेंडल के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले पौधों का जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो भी पौधे प्राप्त होते हैं उनमें लाल पुष्प होता है, लेकिन अपवाद भी होता है, याद रखिएगा। मेंडल का कोडोमिनेंस अपवाद भी है, ठीक है। मिराबिलिस जलापा जब वहां क्रॉस कराया गया तो लाल न होकर कैसा हो गया, गुलाबी रंग का हो गया, ठीक है। ये दोनों आना चाहिए, प्रभाविता का नियम भी और उनके अप्रभाविता का नियम। ये क्या है, मेंडल के अनुसार F1 जनरेशन में लाल पुष्प था, जबकि कार्ल कोरेंस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब मिराबिलिस जलापा का लाल पुष्प और सफेद पुष्प का क्रॉस कराया तो वहां पर F1 जनरेशन में जो पुष्प प्राप्त होना चाहिए मेंडल के अनुसार लाल, लेकिन यहाँ पर लाल प्राप्त नहीं हुआ, कैसा प्राप्त हुआ, गुलाबी प्राप्त हुआ, पिंक कलर का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या था, अप्रभावी हो गया। सेम यही चीजें हैं, यानी यहाँ पर हल्के रंग के लक्षण प्रभावी है, अप्रभावी, यानी बच्चों के आंखों के कलर का अध्ययन करके ये हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि इनके माता पिता यानी उसकी आंखें भी, माता पिता की आंखें भी क्या होगी, हल्के रंग की होती है। इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इनके आंखों के हल्के रंग, यानी बच्चों में जो आंखों का हल्का रंग है, ठीक है, ये प्रभावी है, क्या है, प्रभावी है अथवा अप्रभावी, अथवा अप्रभावी। यानी प्रभावी का मतलब ये हो गया कि अगर माता पिता के आंखों का रंग हल्के रंग का है तो बच्चों में आया तो ये प्रभावी हो सकता है, और मैंने कहा कि अगर ये हल्के रंग की नहीं है तो अप्रभावी। जिस तरह भी मैं बता रहा हूं, प्रभाविता के नियम के अनुसार, हाँ, मेंडल के अनुसार उन्होंने जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सदैव, ठीक है, हमेशा ऑलवेज कैसा आना चाहिए, लाल आना चाहिए। जबकि कार्ल कोरेंस ने जब मिराबिलिस जलापा का लाल पुष्प और सफेद पुष्प का क्रॉस कराया तो लाल ना आके गुलाबी आया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो होगा, तो यहाँ पर हम उत्तर में जब भी लिखेंगे, ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये आंखों हल्के रंग का, यानी माता पिता में जो हल्के रंग की आंखों के जीन है वो प्रभावी है अथवा अप्रभावी, ये स्पष्ट नहीं कह सकते। प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें माता पिता का, ये तो केवल कहा है, लेकिन हमें माता पिता का जीन के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये किस कलर के, किससे इनका क्रॉस कराया गया, कैसा, ये हमें नहीं पता। इस आधार पर हम नहीं कह सकते। तो उत्तर इतना ही कि अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याख्या कीजिए। तो इसका आप लिखिएगा कि इसके आधार पर, यानी माता पिता के बच्चों का अध्ययन आंखों का किया गया और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उनके जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की हैं, और इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि उनके आंखों का हल्का रंग प्रभावी या प्रभावी। ये उत्तर में लिखेंगे कि यह प्रभावी है अथवा अप्रभावी, ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते, ठीक है। उदाहरण में लिखेंगे जिस प्रकार मेंडल ने प्रभाविता के नियम में, ठीक है, लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प से क्रॉस कराया तो मेंडल के अनुसार F1 जनरेशन में लाल पुष्प आया, ठीक है। जबकि कार्ल कोरेंस ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने जब मिराबिलिस जलापा का, ठीक है, क्रॉस कराया सफेद पुष्प और लाल पुष्प का, तो मेंडल के अनुसार F1 जनरेशन में लाल पुष्प आना चाहिए, जबकि यहाँ पर लाल पुष्प ना आकर कैसा आया, गुलाबी पुष्प। तो इस कारण ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये जीन जो होगा आंखों के हल्के रंग का प्रभावी होगा अथवा अप्रभावी। यही इसका उत्तर है, ठीक, याद रखिएगा। मिराबिलिस जलापा, कार्ल कोरेंस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने, कार्ल कोरेंस ये साइंटिस्ट है, मिराबिलिस जलापा, जलापा ये प्लांट है, ठीक है। इन्होंने इसका एक लाल पुष्प लिया और सफेद पुष्प, और जब इन्होंने क्रॉस कराया, लाल पुष्प को आप लिख लीजिए कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर, सफेद को जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया, ठीक, एक आर यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ, और जब इसका क्रॉस किया कैपिटल आर, तो ये जो है मेंडल के अनुसार रेड होना चाहिए, जबकि ये कैसा आया,
गुलाबी आया था, और मेंडल ने जब क्रॉस कराया था तो लाल आया था। ठीक, तो यहाँ से उत्तर इसको लिखिएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखिए कॉन्सेप्ट है सारे प्रश्न में, और ये आपके स्टेट एनसीईआरटी में जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं वहां से ये प्रश्न है। और अक्सर यहाँ चारों में चार चार पांच प्रश्न है जहाँ से एक प्रश्न आपको आएगा। पहला भी बताया था, वो प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, आंसर उठा के देखिएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, इसको रीड करते हैं। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। देखिए कितना प्रश्न अच्छा दिया गया है। अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट मेंडल का नियम नहीं पता है तो आप निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसमें मेंडल का कौन सा नियम आपको पता होना चाहिए? प्रभाविता का नियम, पहला ही नियम है। ठीक है, इसके आधार पर देखते हैं, प्रश्न समझिएगा। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने, हमें ज्ञात करना है कुत्ते के कौन से प्रभावी रंग, प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। यही आपका प्रश्न है। तो हमें कुत्ते के खाल का कोई भी आप रंग ले सकते हैं। ठीक है, सफेद ले सकते हैं, काला ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, कोई भी रंग आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किताब में आपको कोई रंग दिया नहीं गया है। तो हम ये मानते हैं कि एक हम ले लेते हैं जो मेल डॉग होता है, ठीक है, उसका हम ले लेते हैं काले रंग के। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसा होगा, प्रभावी रंग ज्ञात करना है, तो प्रभाविता के नियम के अनुसार सेम है, तो हमने ले लिया मेल। यहाँ पर जो ले रहे हैं डॉग ले रहे हैं, मेल डॉग, मेल डॉग। तो मेल डॉग का हम कलर क्या ले रहे हैं? ब्लैक कलर ले रहे हैं। ठीक, इसका कलर कैसा है? ब्लैक कलर। स्किन कलर कैसा है? ब्लैक कलर। ब्लैक लिख लेते हैं। यानी हमने जो मेल डॉग लिया है उसके त्वचा यानी स्किन का कलर कैसा है? ब्लैक रंग का है। और इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक, प्रभाविता के नियम के अनुसार याद रखिएगा। जबकि जो फीमेल डॉग होगी, ठीक, क्या होगी? फीमेल डॉग। तो फीमेल डॉग को हम मान लेते हैं उसकी स्किन का जो त्वचा का कलर होगा वो व्हाइट कलर है। कैसा है? व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर। और यहाँ पर पूछा भी गया कुत्ते की खाल। ठीक, हमें कुत्ते की खाल का मतलब हो गया उसके त्वचा का रंग। तो जबकि फीमेल डॉग जो है उसका कलर कैसा है? व्हाइट है। तो इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल बी, स्मॉल बी। के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाना। तो अब इनके उद्देश्य से हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस कराएंगे, यानी इनके बीच संकरण कराएंगे। यानी मेल डॉग जिसकी त्वचा है ब्लैक कलर की और फीमेल डॉग जिसकी त्वचा कैसी है? व्हाइट कलर की है, सफेद रंग का। अब इससे गैमेट निकाल लेंगे कैपिटल बी और इससे हो जाएगा स्मॉल बी। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और मेंडल के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार जो होगा, ये जो F1 जनरेशन में जितने पिल्ले हुए हैं, ठीक है, दोनों के क्रॉस से क्या होंगे? पिल्ले होंगे, पपीज। तो पपी जो भी होंगे, पिल्ले जितने प्राप्त हुए, सारे पिल्लों का स्किन, त्वचा के खाल का रंग कैसा था? ब्लैक था। कैसा था? ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर। यानी इसमें जितने पिल्ले मिले, ठीक है, सारे पिल्ले कैसे थे? काले रंग के थे। ब्लैक को मतलब काले रंग के, काले रंग के। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ पर जो हो गया ये प्रभावी, हमें ये पूछा प्रभावी रंग, तो यहाँ पर काला रंग, जो कुत्ते का मेल डॉग का काला रंग जो था यहाँ पर प्रभावी हुआ। ठीक है, और प्रभावी होने की वजह से, प्रभावी का मतलब हो गया कि ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका रंग है, हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि आप काले रंग के हो, गोरे रंग के हो, किसी भी कलर के, या देख के किसी को बता सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग भी कौन लंबा है कौन छोटा है, क्या हम देख के बता सकते हैं, यानी बाहर से देखकर बताना।
जो लक्षण बाहर से दिखते हैं उसे ही प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जितने कुत्तों के यानी पिल्ले प्राप्त हुए, जितने डॉग के पिल्ले हुए दोनों के क्रॉस से, तो ये बाहर इनकी त्वचा सभी काले रंग की, तो सभी पिल्ले कैसे दिख रहे थे, काले रंग के। तो ये काला रंग जो था वो किससे है, मेल डॉग से। तो मेल डॉग का काला रंग जो था यहाँ पर प्रभावी हुआ, जबकि फीमेल डॉग के जो था, फीमेल डॉग कैसी थी, व्हाइट रंग का, जबकि यहाँ पे एक भी पिल्ले व्हाइट रंग के नहीं हुए। तो यहाँ पर क्या हो, यह अप्रभावी हो गया। ये क्या हुआ, फीमेल का जो सफेद रंग था वो यहाँ पर अप्रभावी हुआ, जबकि यहाँ पर मेल डॉग का ब्लैक काला रंग जो हो गया प्रभावी हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम, F1 जनरेशन, अब इनका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस जब भी कराएंगे तो दो गैमेट बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो इसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड बनाते हैं, चकर बोर्ड इसको बोलते हैं। और इस चकर बोर्ड की खोज जो है पुन्नेट ने किया था, वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था ये जो चकर बोर्ड बनाते हैं। अब ये जो गैमेट आप बनाए हो, ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो आप एक साइड किसको रख देंगे, कैपिटल बी यहाँ पर रखिए, यहाँ पर जो रखेंगे यहाँ पर भी वही रखेंगे। फिर दूसरा स्मॉल बी, तो यहाँ पे स्मॉल बी और नीचे भी स्मॉल बी। ये आपको समझ में आया। अब क्रॉस कैसे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे फिर इससे, तो इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल बी आएगा और कैपिटल बी, फिर दूसरा कराएंगे तो कैपिटल बी और फिर स्मॉल बी। अब इसका कराएंगे इससे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और इससे कराएंगे तो स्मॉल बी स्मॉल बी। इस प्रकार चार, ठीक है। F1 जनरेशन के बाद जब F2 में जाते हैं तो सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो सेल्फ क्रॉस में कुछ इस तरह प्राप्त होंगे। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितने काले पिल्ले हैं, कितने सफेद पिल्ले हैं, या कितने संकरण है, ठीक है, तो ये भी जानेंगे। तो देखिए, तो इसको कहते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं यानी प्रभावी हो। तो इसमें फिनोटाइप कौन कौन से होंगे, जीनोटाइप कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर रखिएगा, जो बी है ये प्रभावी लक्षण था, यहाँ पर कैपिटल बी क्या था, प्रभावी लक्षण था, यानी ये लक्षण प्रदर्शित कर रहा है किसमें, काले रंग को। जबकि यहाँ पर स्मॉल बी जो था अप्रभावी था, क्या था, अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण, यानी ये जो स्मॉल बी कहाँ से आया था, यहाँ से, फीमेल डॉग से, तो ये अप्रभावी हुआ, ये दिखा नहीं लक्षण। तो इसी के आधार पर यहाँ पर देखेंगे, तो जिनमें जिनमें आपको कैपिटल बी आएगा, पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, आप लिखोगे फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी जो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें जहां जहां कैपिटल आएगा बी, एक भी एक कैपिटल आया, यहाँ पर कैपिटल आया, ये तीन, ये सभी के सभी जो पिल्ले थे वो काले रंग के थे। तो तीन आए, तीन काले होंगे, और एक स्मॉल बी स्मॉल बी, तो स्मॉल बी किसको इंडिकेट कर रहा है, सफेद कलर को। तो यहाँ पर एक सफेद रंग का हुआ, तो तीन काले एक सफेद। F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो देखने में तीन पिल्ले क्या थे, जो आपके काले और एक सफेद था। जबकि जीनोटाइप करेंगे इसका, ये तो फिनोटाइप था, जबकि इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप में बदल जाएगा रेशियो। जीनोटाइप में कैसे बदलेगा, क्योंकि जीनोटाइप में जीन देखते हैं, ये दो जीन एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल बी एक स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये जो है दोनों कैपिटल बी है, और यहाँ पर दो, एक जो है सिंगल स्मॉल बी, यहाँ पर कैपिटल बी। तो ये जीन के आधार पर जब देखेंगे तो अंततः देखा जाए तो एक सिंगल है, केवल कैपिटल बी सिंगल है, तो 1:1, यानी रेशियो इंग्लिश में ये दो है, इसको दो कहा जाएगा, और ये सिंगल है। इस प्रकार जीनोटाइप के आधार पर देखा जाए तो 1:2:1 प्राप्त हुआ, यानी दो ये जो हैं ये संकरण थे। कैसे थे, ये संकरण थे, जो दो प्राप्त हुए, संकरण यानी हाइब्रिड थे, ठीक है। और जबकि एक जो शुद्ध रूप से ब्लैक और एक जो था शुद्ध रूप से क्या था, व्हाइट था। तो इस प्रश्न को ये आपका उत्तर हुआ, ये प्रभाविता के नियम पर आधारित है। ये भी लिख सकते हैं कि ये कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के लिए मेंडल के किस नियम का आप उपयोग किए, प्रभाविता का नियम, ठीक है, मेंडल का। सेम ये उत्तर है, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है, ठीक, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 दिया गया बुक में,
और यह प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी पाठ पुस्तक के अनुसार अगर देखा जाए तो लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल प्रश्न है और मेंडल के नियमों पर ही जो है आधारित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। संतति में नर एवं मादा, क्या है, नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। टॉपिक दिया बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, यानी नर और मादा। समाज में आप जानते हो समाज के दो पहिए हैं, नर और मादा, ठीक है, और इसी से समाज आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देने का आपके पाठ्य पुस्तक में केवल यही है कि इस बात को आप समझिए कि इसमें किसी एक व्यक्ति का यानी भागीदारी नहीं होता है। यह समाज या दुनिया जो भी विकसित हुआ तो दोनों की भागीदारी यहाँ पर बराबर है कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी गया है बोर्ड परीक्षा में। पूछा गया संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो ये बहुत इजी है और इसको एक क्रॉस से समझ सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। जो बच्चे अगर इसको समझे होंगे क्लास में, जानते होंगे, तो ये मुझे लगता है कि 2 मिनट से भी कम समय में आप कर लोगे। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट करते हैं। बराबर की भागीदारी दिखाते हैं कि किस प्रकार दोनों नर और मादा होते हैं। देखिए पहली बात नर, और दूसरे तरफ लिखिए मादा, फीमेल। दोनों में किस तरह आनुवांशिक योगदान पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आनुवांशिक पूछेगा, देखिए प्रश्न की शैली को समझिए। मेरा बताने का मतलब है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, क्या नहीं। आवश्यकता से अधिक मत लिखिए, जो पूछ रहा है वो एग्जैक्ट लिखिए, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी कथा लिख दीजिए उसके नंबर नहीं मिलते, बाकी कोई आपको दे दो अलग बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, रटने पर विश्वास मत करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो यहाँ पर आनुवांशिक योगदान पूछा, तो आनुवांशिक में हमें पता है कि आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, देखिए परिभाषा से प्रश्न एक तरह रिलेट करेंगे आप। आनुवांशिकता यानी आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण या स्थानांतरण या आनुवांशिकता कहलाता है। और जो आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं वो किस पर जाते हैं, जो जीन जाते हैं किस पर, क्रोमोसोम पर। ठीक है, डीएनए हम कह देते हैं, लेकिन ये डीएनए के जो होते हैं वास्तव में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे ये जीन पाए जाते हैं और ये जीन अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम और जीन दोनों ट्रांसफर होते हैं, वंशागत जो होता है, याद रखिएगा। तो ये हम समझेंगे कि आनुवांशिक योगदान में तो नर और फीमेल में क्रोमोसोम समझेंगे। तो इसमें नर में क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स वाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फीमेल को किसके द्वारा करेंगे, एक्स एक्स के द्वारा। अब दूसरा दे रहा है, ये तो इतने प्रश्न का मतलब ये था। ठीक है, जबकि बराबर की भागीदारी, तो बराबर की भागीदारी के लिए इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। और जैसे आप क्रॉस कराओगे आपको ये भी उत्तर मिल जाएगा, ये दोनों के बीच आप क्रॉस कराएंगे। देखिए कराते हैं, इस x का क्रॉस इस x के साथ कराइए पहले, तो क्या आएगा x और x। फिर इसी x का दूसरे x के साथ क्रॉस कराइए, फिर आपका आएगा x x। दूसरा इस y का क्रॉस इसके साथ कराइए, x और y। और जबकि फिर इस x का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, x और y के साथ। देखिए आपका उत्तर यहाँ पर आ गया। बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। अब सिंपल है, कैसे आ गया, देखिए एक्स एक्स जो होता है वो मादा यानी फीमेल को इंडिकेट करता है। तो ये जो एक्स एक्स आया ये 50% है, कितना है 50%, 20%, 25%, 25%, 25, 25। इस प्रकार 50% जो होगा वो क्या होंगी, डाटर होंगी। डाटर का मतलब पुत्री होंगी, ठीक। जबकि ये जो आया है ये 50% एक्स वाई किसको इंडिकेट करता है, फीमेल को, बॉयज को। तो ये क्या होंगे, आपका सन होंगे। 50% क्या होंगे, सन पुत्र होंगे, और 50% क्या होंगे, पुत्री होंगे। इस प्रकार ये इसका उत्तर, आपके यही उत्तर है, बराबर की भागीदारी। ठीक है, यानी ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो भी नर और मेल के बीच अनुवांशिक जो योगदान होगा वो बराबर की भागीदारी होता है। जो भी
आप मान लीजिए कोई शादीशुदा दंपत्ति है, तो ये हम नहीं कह सकते कि बच्चे में बॉयज होगा कि आपका डॉटर होगा। ये 50-50% की भागीदारी होती है। तो उत्तर का मतलब, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका मतलब यही है। तो आपका उत्तर यही है। ठीक है, तो आई होप जितने मैंने चारों प्रश्न बताया विद कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में, अगले सेशन में, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। 5 चैप्टर आपको है हाई स्कूल में, मैं पांचों चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को सॉल्व भी करा दूंगा, और साथ में मौका मिलेगा तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर है अनुवांशिकता में मेंडल के तीनों नियम, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेंडल के तीनों नियम का अगला टॉपिक हम डिस्कस कर दें, कि वो क्योंकि वहां से डायरेक्ट मेंडल के नियम से प्रश्न आया, प्रभाविता का नियम तो कई बार आया है, तो इसको भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।